एक तो इसने 24 प्रकार के टैक्सेस जो थे वो समाप्त कर दिए। दूसरा इसने क्या किया कि कृषि जो किसान थे उन किसानों के ऊपर ऋण था, लोन था, और 2 करोड़ का जो टंका 2 करोड़ टंका का जो कृषि ऋण था, एग्रीकल्चर लोन, इसने वो भी माफ कर दिया। ठीक, इसने सिंचाई के लिए नहरें बनाई। शुरुआत आपको बताया था मैंने, आपकी खिलजी वंश में हो गई थी शुरुआत, ठीक है। लेकिन सिंचाई के लिए सबसे मास लेवल पे जो नहरें बनवाई वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और जब नहरें बनवाएगा तो नहरें बनवाने में पैसा भी लगेगा, तो इसीलिए इसने एक अलग से टैक्स लगाया और उस टैक्स को इसने कहा हक ए शर्फ, और ये हुआ करता था 1/10। ठीक है। इसने दोस्तों ठेकेदारी प्रथा और इक्ता प्रथा को वापस शुरू किया। इक्ता प्रथा आपके ध्यान होगा इल्तुतमिश ने शुरू करी थी और फिर उसके बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस व्यक्ति ने क्या करा, इक्ता प्रथा को वापस स्टार्ट किया। माइक ऑन है किसी का? बंद करो। ठीक है। तो इक्ता प्रथा जो थी, इक्ता प्रथा को इसने फिर वापस शुरू किया और ठेकेदारी प्रथा इसने जो है आपकी शुरू की। दोस्तों इसने एक नया डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान ए खैरात। खैरात नहीं है, खैरात है, सही कर लेना। दीवान ए खैरात, ये क्या था, जो भी गरीब महिलाएं थी या विधवा महिलाएं थी या तलाकशुदा महिलाएं थी, तो उनकी हेल्प के लिए ये डिपार्टमेंट था, दीवान ए खैरात। इसके शासन काल में दोस्तों सबसे ज्यादा नौकर थे। तो जितने भी सुल्तान हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, सबसे ज्यादा नौकर इसी के शासन काल में थे। और नौकरों को मैनेज करने के लिए एक अलग विभाग हुआ करता था और विभाग का नाम था दीवाने बंदरगान। तो एक दासों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदरगान की स्थापना करी। इसने रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस भी बनवाए। इसने PWD, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इसने एक खैराती शफाखाना, खैराती मतलब मुफ्त में जहां पर दवाइयां दी जाती थी, वो बनाया गरीबों के लिए और उसको इसने नाम दिया दारुल शफा। इसने कुछ नगर बसाए जैसे जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद, ये शहर बसाए इसने। कुतुब मीनार के निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसके ऊपर बिजली गिरी थी और बिजली गिरने से कुछ डैमेज हुआ था, तो उसकी मरम्मत भी कराई थी इसने। इसने हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास किए और लगभग 1200 बाग लगवाए। ठीक है, किसने? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के जो 2 अभिलेख थे, एक तो टोपरा अभिलेख और दूसरा मेरठ अभिलेख, इन दोनों को ये दिल्ली लेके आया और दिल्ली में स्थापित कराया इसने। इसने एक चांदी का सिक्का चलवाया जिसको कहा गया संशबनी। एक इसने चांदी और तांबे का दोनों का मिक्सचर का सिक्का चलवाया जिसको कहा गया अदली। तो शशबनी और अदली दोनों के दो सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए। दोस्तों जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, उन हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अरबी और फारसी में ट्रांसलेशन, अनुवाद सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू कराया। तो ये कई बार पेपर में पूछ चुका है कि जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अरबी और फारसी में अनुवाद सबसे पहले किसने कराया? तो ये अनुवाद सबसे पहले कराया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। एक उपाधि और है इसकी, कासिम अमीर उल मोमिन। तो कासिम अमीर उल मोमिन उपाधि है, इसकी उपाधि है ये भी फिरोज शाह तुगलक की। इसने जो सरकारी पद थे, जितने भी सरकारी पद हुआ करते थे, उन सबको अनुवांशिक कर दिया, हेरिडेटरी कर दिया कि पहले पिताजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। इसका भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार ठट्टा में हुआ था और दूसरी बार दिल्ली में। ठट्टा में क्यों? क्योंकि जब सूचना मिली कि एनबीटी की मृत्यु हो गई तो वहीं पर राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद जब ये दिल्ली आया तो प्रॉपर दिल्ली में फिर पूरे विधि विधान से इसका राज्याभिषेक हुआ। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार ठट्टा में और एक बार इसका दिल्ली में। इसने दोस्तों जो भारत के आयुर्वेद के ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद कराया अरबी और फारसी भाषाओं में, और इन ग्रंथों को कहा गया दलाइल फिरोज शाही। तो दलाइल फिरोज शाही के नाम से भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन कराया इसने। दोस्तों एक होती है जीवनी और एक होती है आत्मकथा। जीवनी को बोलते हैं बायोग्राफी और आत्मकथा को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो हम खुद लिखते हैं। तो दोस्तों तारीख फिरोज शाही इसकी जीवनी है जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, लेकिन इसको कंप्लीट किया आफीफ ने। आफीफ को शम्स ए शिराज भी कहा जाता है। तो शुरुआत करी थी इसको लिखने की बर्नी ने और इसको कंप्लीट किया आफीफ ने।
और दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा खुद भी लिखी और उसका कहा जाता है फतुहात-ए-फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है ये जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसका नाम है फतुहात-ए-फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का अशोक अकबर कहा जाता है, इसको बता ही दिया मैंने आपको। अब दोस्तों ये जो भी पॉइंट आपने सारे पढ़े, ये तो सारे के सारे पॉइंट हैं फैक्चुअल प्रेजेंस के मतलब के एमसीक्यू के मतलब के। लेकिन दोस्तों यहीं से पीसीएस मेंस में क्या सवाल बनेगा, तो आपने कई बार बहुत सारे बच्चों को कहते हुए सुना होगा, अरे यार प्रीलिम्स और ये वनडे के जो एग्जाम है ये हमसे निकलते नहीं है। भाई क्यों नहीं निकलते? अरे यार वहां पे तो फैक्ट रटने पड़ते हैं। अच्छा भाई, फिर बड़े एग्जाम में क्या होता है, क्या बड़ा जो एग्जाम है वो बिना फैक्ट के निकल जाएगा? अगर बड़े एग्जाम में पीसीएस मेंस में या कहीं पर भी आप कुछ भी चीज लिख के आओगे और अगर आप अपनी बात कहोगे तो वो बात को सिद्ध कैसे करोगे? इन फैक्ट से ही तो प्रूव करोगे। अगर आपको बोल दिया कि बताइए कि इल्तुतमिश ने अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या सुधार किए, तो आपको फैक्ट तो डालना पड़ेगा ना। किसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। अगर वो फैक्ट आपको नहीं पता है तो वे फिर लिखते रहो जो मर्जी, आपकी बात प्रमाणित नहीं होगी उससे। इसी तरीके से जो फैक्ट आपको मैंने बताए, इन्हीं फैक्ट का यूज और समायोजन करते हुए मेंस में आंसर लिखे जाते हैं। जैसे देखो सवाल मैंने दिया था क्लास में, और ये जो है इस बार पीसीएस में भी आया था मेंस में 2000 अभी जो 23 में मेंस हुआ था वहां पे। फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार तथा उनके नकारात्मक प्रभाव को समझाइए। बोल रहा है कि जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए तो वो, और उनके नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है इनको समझाइए। तो सबसे पहले में तो इसके प्रशासनिक सुधार हमें पता होने चाहिए। तो 2-3 प्रशासनिक सुधार आप लिख सकते हो, काम चल जाएगा। जैसे एक तो इसने क्या किया, इक्ता प्रथा को वापस शुरू किया। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा को शुरू किया, ये तो प्रशासनिक सुधार था। दूसरा इसने क्या किया, जितने भी सरकारी पद थे उनको अनुवांशिक कर दिया, ये भी प्रशासनिक सुधार था। तीसरा काम दोस्तों इसने दासों को रेगुलेट करने के लिए दीवाने बंदरगाह बनाया, वही प्रशासनिक सुधार था। ठीक है, इसके अलावा इसने कुछ नगर बसाए, जैसे जौनपुर नगर बसाया, हिसार बसाया, तो वो भी क्यों बसा रहा है? प्रशासनिक सुधार के लिए। तो आपने इसके 4-5 प्रशासनिक सुधार बता दिए। अब आपको बोलता है कि इसके प्रशासनिक सुधार का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पर फिर आपकी सोच, आप उसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो? दोस्तों जब सरकारी पदों को अनुवांशिक कर दिया जाएगा तो योग्य अधिकारी कैसे आएंगे? अब जैसे आईएएस का एग्जाम होता है तो ओपन एग्जाम है, ठीक है, और जो ज्यादा डिजर्विंग होगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, वो एग्जाम क्लियर करके अधिकारी बनेगा। लेकिन अगर आईएएस के सभी पदों को अनुवांशिक कर दिया जाए कि पहले डीएम, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो डिजर्विंग कैंडिडेट मिलने बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसने जो अनुवांशिक पदों को किया था इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, पहली बात। दूसरा काम क्या हुआ कि जब इसने दीवाने बंदरगाह बनाया, और क्यों बनाना पड़ा इसको, क्योंकि इसके शासन काल में बहुत सारे दास हुआ करते थे, तो वहां से 2 नेगेटिव इम्पैक्ट आए। एक तो दास प्रथा को बढ़ावा मिला, ठीक है, जो दास प्रथा है उसको बढ़ावा मिला। दूसरा इनके ऊपर खर्चा भी बढ़ गया, व्यय भी बढ़ गया। ठीक है, तीसरा इसने क्या किया, नए नए नगर बसाए, जैसे हिसार बसाया, फिरोजाबाद बसाया। तो नगरों को बसाने में पैसा तो खर्च हुआ काफी सारा, लेकिन ये सारे खर्चे की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो गई, और ना ही ये अपनी सेना के ऊपर सुधार कर पाया, ना सेना के ऊपर ध्यान दे पाया। तो इस वजह से जो है इसके जो प्रभाव है दिल्ली सल्तनत पर काफी नेगेटिव आए, और आगे जाके फिर दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर पड़ गई, पूरा का पूरा आपका तुगलक वंश ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपने लिखना था कि पहले तो प्रशासनिक सुधार बताने थे 3-4, और फिर 3-4 उसके नकारात्मक प्रभाव बताने थे, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो यही तो मेंस है। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता होंगे तो कैसे मेंस में लिखोगे आप लोग? चलिए, दूसरा सवाल दोस्तों ये बन सकता है फिरोज तुगलक से कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मतलब इसकी जो धार्मिक नीति थी, जो ये मानता था, उसके ऊपर क्रिटिक एक आलोचना करती है कि वो सही था, गलत था, या आप उसको क्या सोचते हो। तो पहले तो हमें ये पता रहे कि ये धार्मिक रूप से था कैसा, है ना, इसका नेचर कैसा था। तो उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। जैसे इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, सबसे पहली बात तो धार्मिक नीति मतलब जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ काफी अच्छा बिहेव इसका नहीं था। दूसरा, गैर मुस्लिमों के साथ काफी कट्टर था, ठीक है, धर्म को लेकर काफी कट्टर था। उसके प्रमाण हम देंगे। जैसे इसने जगन्नाथ, जिसको जाजपुर मंदिर कहा जाता है, उसको तुड़वाया।
बहुत सारी मस्जिदें बनवाई, ठीक है। और इसने क्या किया दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से इसके शासन काल में जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये जो हमने 3 काम बताए, इन 3 काम से हमें पता चलता है कि इसकी धार्मिक नीति कैसी थी। तो इसकी धार्मिक नीति एक तरीके से आपकी गैर सहिष्णु व्यक्ति था, नॉन टॉलरेंट, ठीक। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा रहा है, मंदिरों को तोड़वा रहा है, मस्जिदें बनवा रहा है, तो ये धार्मिक नीति थी। अब इस धार्मिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, तो यार जब ये गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वो लोग इसके विरुद्ध होंगे, और विरुद्ध होंगे तो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करेंगे तो ये शासन काल बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और यही फिर कारण बना कि आगे जाके जो है आपका तुगलक वंश समाप्त हो गया। तो धार्मिक नीति आपने बता दी क्या क्या थी, फिर आपने मूल्यांकन भी कर दिया, ये बहुत अच्छा नहीं था और धार्मिक रूप से कट्टर था, और जो कि इसके शासन काल के लिए एक नकारात्मक पॉइंट था, और आगे जाके इसका साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण भी था। इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में 1398 में तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण होता है, और दिल्ली सल्तनत एक तरीके से पूरी पूरी क्या हो जाती है, ध्वस्त। और ये जो पूरा का पूरा तुगलक वंश था, खत्म, दैट्स इट। और इस वंश का अंतिम शासक का नाम पूछ सकता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद दोस्तों फिर छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये पढ़ लेना। जैसे जमा, जमा का मतलब होता था अनुमानित राजस्व। जैसे साल की शुरुआत में कि भाई इस साल कितना भू राजस्व इकट्ठा करेंगे, तो उसका जो टारगेट लेते थे उसको बोलते थे जमा। और हासिल का मतलब उस टारगेट के अगेंस्ट कितनी वसूली की गई उसको बोलते थे हासिल। दारुल इस्लाम, तो दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुस्लिमों का देश, ठीक है। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जितने भी डायनेस्टीज आपने पढ़े या पढ़ोगे, तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ही रहा, लगभग 94 ईयर्स तक। तो आपको पढ़ा था कि 1320 में आया और 1414 तक रहा, तो लगभग 94 ईयर्स तक ये तुगलक वंश रहा। तो तुगलक वंश समाप्त हो गया। तुगलक वंश के बाद अगला वंश आता है सैयद वंश। 1414 से लेके 1451 लगभग 37 वर्ष तक शासन किया इस वंश ने। कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी है नहीं, बस आपसे ये पूछ सकता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था खिजिर खान। और अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया, तो आपको बता रखा है खिलजी वंश ओनली फॉर 30 ईयर्स, ठीक। इस खिजिर खान ने 2 उपाधि धारण की थी, एक तो रैयत आला थी, ठीक है। एक उपाधि और इसकी इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना, रैयत आला। और इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश में ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है नहीं। इसके बाद अगला डायनेस्टी आएगा जो हमारे काम का है, एंड दैट इज लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के अन्य वंशों से एक पॉइंट में अलग है। जो बाकी के 4 डायनेस्टीज आपने पढ़े वो सारे के सारे तुर्क हैं, तुर्की हैं, तुर्की को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये पहला और एकमात्र डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का जो अफगानी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ये कहाँ के थे, आपके बेसिकली अफगानिस्तान के थे, अफगानी, ठीक है, लोधी वंश। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और 1451 से लेकर 1489 तक इसने शासन किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली सल्तनत में नॉट ओनली लोधी वंश, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, तो सबसे लंबा शासन करने वाला जो सुल्तान है वो है बहलोल लोधी, पहला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। जौनपुर जो गोमती नदी के किनारे है यूपी में, तो वहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था सर की वंश या सर की रियासत। इस सर की रियासत को हरा के विलय किया था दिल्ली सल्तनत में इसने बहलोल लोधी ने। उत्तराखंड का जो परमार वंश है, तो परमार वंश अपने नाम के सामने लगाते हैं शाह, और ये शाह लगाने वाला पहला राजा था बलभद्र शाह, ठीक है, पढ़ी रखा है आपने। तो आपसे ये पूछता है कि बताइए परमार वंश को जो शाह की उपाधि दी थी, ये शाह की उपाधि किसने दी थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये शाह की उपाधि बलभद्र शाह को इसी ने दी थी, बहलोल लोधी ने। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। छोटा सा पॉइंट पेपर में आया हुआ है पहले भी। इसके बाद गद्दी पे बैठता है सिकंदर लोधी, 1489 से लेके 1570 तक, 1479 से लेके और 1517 तक राज करता है सिकंदर लोधी। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस डायनेस्टी का। इसका जो रियल नेम था दोस्तों वो था निजाम खान, ठीक है। 1504 में इसने आगरा नगर बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो आगरा नगर है वो किसने बसाया, सिकंदर लोधी ने। और 1506 में फिर आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल, ठीक है। ये कविताएं भी लिखता था, ठीक है, लेखक था।
और किस नाम से लिखता था कविताएं? गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। एक आपको मैंने एक टेक्स्ट बताया था खम्स, खम्स टेक्स्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, लूट का मतलब सेना जितना भी लूटपाट करके लाएगी तो उस लूटपाट के माल में कितना टैक्स लगेगा, राजा का हिस्सा कितना होगा। तो जब आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 80% टैक्स लिया था खम्स पे, कि जितना भी लूट के लाओगे उसमें 80% मेरा और बाकी आपका। लेकिन उसका कारण था, ठीक है, उसने स्थायी सेना रखी थी, पैसे की जरूरत भी थी उसको, तो वो सब कारण थे। और दिल्ली सल्तनत का एक ये सुल्तान है जिसने खम्स या लूट के माल में कोई भी हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, अच्छी चीज थी इसकी। दूसरा, अन्न के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगते थे, ठीक है, फूड के ऊपर, वो सारे के सारे इसने क्या कर दिए, समाप्त। इसने जमीन नापने के लिए, भू पैमाइश के लिए शुरू किया गजे सिकंदरी। तो जो जमीन नापी जाती थी वो गजे सिकंदरी से नापी जाती थी, ठीक है, और गजे सिकंदरी होती थी 30 इंच की, और इसमें 39 अंगुल, जो अंगुल होते हैं ना, अंगुलिया गांव में हम नापने में यूज करते हैं, 39 अंगुल या 30 इंच होती थी। अब इसकी धार्मिक नीति पे आ जाओ कि भाई इसकी धार्मिक नीति कैसी थी दोस्तों। ये भी धार्मिक रूप से ना बहुत ज्यादा कट्टर था। और नरवर का मंदिर हिमाचल प्रदेश में वो तुड़वाया इसने, नगर कोट का मंदिर तुड़वाया, और नगर कोट का मंदिर तुड़वा के तो इसने क्या किया, उसके जो पत्थर थे वो कसाईयों को दिए और उनके ऊपर मांस काटने के लिए, ये सब चीज करने के लिए दिए। तो दोस्तों आपने देखो, हमारे राजपूत राजा भी बड़े हिंदुस्तान के, गोल्डन ईरा था हमारा, 6वीं 7वीं सेंचुरी से लेके और 11वीं तक, लेकिन कहीं पर आपने इस प्रकार की हरकतें नहीं पड़ी कि किसी राजा ने हराया और हराने के बाद कोई मस्जिद तोड़वा दिया, ऐसा काम कर दिया। तो दोस्तों ये लोगों की इस मानसिकता से ही पता चलता है कि ये अत्यंत नीच और तुच्छ किस्म के राजा थे, और इनके लिए धर्म सर्वोपरि था, बाकी चीजें बाद में। लेकिन धर्म की परिभाषा भी होती है कि हमें जो है अपने धर्म को बढ़ाना है आगे। तो एक तो है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ठीक है, उसकी अच्छी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारा धर्म आगे जाएगा। और दूसरा दोस्तों ये है कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखा के हम अपना धर्म को आगे बढ़ाएं। तो अगर हमारा धर्म श्रेष्ठ है या किसी दूसरे का धर्म श्रेष्ठ है तो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका धर्म श्रेष्ठ है तो जो अच्छे विचार है वो लोगों तक लेके जाओ, आपका धर्म ऑटोमेटिक प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो ये दिक्कतें थी इनके साथ में कि बार बार ऐसी हरकतें यहाँ पे आके करते थे। और अभी आप देख लो कि इन्होंने इतने साल राज किया, सारे काम किए, और वर्तमान में इनका नामो निशान हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो जैसा करोगे वैसा काटोगे आगे। और देखो क्या किया इसने, जो मथुरा है, तो मथुरा के जो घाट है, यमुना नदी होके जाती है मथुरा से, तो वहां पे मुंडन वगैरह होते थे, जैसे बच्चे के जो बाल कटते हैं, तो मुंडन करने पे, स्नान करने पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। मुहर्रम और ताजिए के जो जुलूस हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि खुद सुन्नी था, और ये जो निकालते हैं जुलूस से निकालते हैं शिया, तो शियाओं के अगेंस्ट भी था ताजी और मुहर्रम के जुलूस पे। जो महिलाएं थी वुमेन, तो जो पीर फकीर की मजार हुआ करती थी, वर्तमान में जो हमारी बाजारें हैं पीर फकीर की, वहां पे जाने पे क्या लगा दिया इसने, उनके प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर आपसे कभी पूछ ले के बताइए कि सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी, समझाइए, तो धार्मिक नीति के बारे में बताओ, आप कैसे लिखोगे जब तक आपको ये सारे के सारे पॉइंट नहीं पता है। ये सारे पॉइंट फैक्ट डालने के बाद ही तो एनालिसिस करोगे, तभी तो बताओगे कि बहुत कट्टर था। अब अगर आप लिखाओ कि नहीं बहुत कट्टर था, ठीक है, दूसरों के प्रति असहिष्णु था, भेदभाव करता था, ऐसा था वैसा था, तो आपको उसके पक्ष में कुछ प्रमाण तो देने पड़ेंगे ना, एविडेंसेस। तो ये एविडेंसेस है कि ये काम की, इनसे हमें पता चलता है कि ये क्या था, बहुत ही कट्टर था या कठोर था। अब दोस्तों कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में, सिकंदर लोदी के जैसे लेखा प्रणाली, ठीक है, अकाउंटिंग, पूरा कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, इसकी शुरुआत भी इसी ने कराई। इसने बिहार का विलय किया दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, बिहार इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, ये दिल्ली में लेके आया। इसने आगरा में एक किला बनवाया, बादलगढ़ का किला, ठीक है। दोस्तों जो भारत के संगीत ग्रंथ है, म्यूजिक के जो ग्रंथ थे, उनका इसने अनुवाद कराया फारसी भाषा में, और किस नाम से कराया, लज्जत ए सिकंदरी। तो लज्जत ए सिकंदरी नाम से भारतीय संगीत ग्रंथों का अनुवाद कराया, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय आयुर्वेद ग्रंथ है, तो एक तो उसने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसने भी इनका अनुवाद कराया, और किस नाम से अनुवाद कराया, फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया, ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथों का इसने। छोटे छोटे पॉइंट हैं इसके बारे में। इसके बाद फिर गद्दी पे बैठता है दोस्तों इब्राहिम लोदी,
और 1517 में गद्दी पे बैठा ये, और जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो इसके ऊपर आक्रमण होता है राणा सांगा का। तो राणा सांगा 1517 में खतौली के युद्ध में इसको हराते हैं, यही यूपी में जो पड़ता है खतौली, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि आक्रमण हो जाता है दिल्ली में बाबर का। बाबर ने दिल्ली पे आक्रमण क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या पॉइंट है पता होने चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। ऐसा बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कि मुझे जो है भारत पे आक्रमण करने के लिए राणा सांगा और दौलत खां लोधी, इन दोनों लोगों ने आमंत्रित किया था और ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, आप यहाँ पे आओ और इसके ऊपर आक्रमण करो। अब दौलत खां लोधी क्यों बुला रहा है, तो दौलत खां लोधी इसका चाचा था इब्राहिम लोधी का और पंजाब का सूबेदार था। तो इसने क्या किया था इब्राहिम लोधी ने कि दौलत खां लोधी का जो बेटा था दिलावर खां, इसका चचेरा भाई, इसका अपमान किया, तो उस अपमान का बदला लेना चाहता था, इस वजह से बुलाया। और जो राणा सांगा थे तो उनका भी थोड़े चिढ़ थी दिल्ली सल्तनत में, तो वो भी बदला लेना चाहते थे। तो ऐसा बाबर लिखता है कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, दैट्स व्हाई मैं इंडिया में आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, और वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम जीत गए, नहीं तो शायद परिणाम कुछ और होते। तो ये सारी की सारी बातें जो है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी में बताता है। तो 1526 में बाबर आक्रमण करता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है और युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरता है, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और होल्ड हो जाता है बाबर का, और बाबर यहाँ पर स्थापना करता है मुगल वंश की। मुगल वंश आपको पढ़ाऊंगा। मुगल दोस्तों जो नाम है ये मुगलों ने नहीं दिया, ये तो नाम दिया हुआ है ब्रिटिशर्स का। बाकी जो बाबर ने जिस वंश की स्थापना करी थी उस वंश का नाम है चगताई वंश। तो इनका जो डायनेस्टी है वह है चगताई वंश। मुगल तो बेसिकली नाम दे दिया गया था आपका अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि मंगोलिया को बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई। बट बाकी जो इनका डायनेस्टी है वह है चगताई वंश। क्यों है आगे जाके पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ता नहीं है और सवाल यहाँ से आता है पेपर में। तो जो पूरा का पूरा प्रशासन था, सबसे टॉप पे हुआ करते थे प्रांत, और प्रांत को ये लोग बोलते थे इक्ता। फिर प्रांत के अंदर में होते थे जिले, और जिले को ये लोग बोलते थे शिक, और फिर जिले के अंदर होते थे परगने, और परगने के अंदर होते थे ग्राम। तो गांव का जो सबसे बड़ा प्रधान व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था महत्तर या पट्टिकल, परगने का चौधरी, और शिक मतलब जिले का इसको बोलते थे सिकदार, और इक्ता का इक्तादार। तो इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था दिल्ली सल्तनत का इन 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में। चौधरी जो होता था, गांव में जितना भी भू राजस्व इकट्ठा होता था, लैंड रेवेन्यू, उसका सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इसका काम था भू राजस्व इकट्ठा करना। इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी भाषा, वो थी फारसी, ठीक है। और जो न्याय होता था, जस्टिस, तो इस्लाम धर्म की जो शरीयत है या जो कुरान है उसके हिसाब से न्याय होता था। और सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता था काजी। आपको बताया भी था इब्ने बतूता को काजी अपॉइंट किया था एमपीटी ने। खास खेल स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी जो होती थी उसको बोलते थे खास खेल। मजलिस ए खलवत, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे ये मंत्री परिषद। दीवान ए मुस्तखराज, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा का पूरा। मुशरिफ ए मुमालिक, एक पद था, डेजिग्नेशन था, ये बेसिकली फाइनेंस कंट्रोलर, वित्त नियंत्रण अधिकारी, सारा का सारा पैसा इसके सिग्नेचर से निकलता था। मुक्ताई या मसाहत पद्धति, इसकी शुरुआत आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और मुक्ताई या मसाहत पद्धति का मतलब है कि भाई जमीन में जब हम भू राजस्व लैंड रेवेन्यू टैक्स को डिसाइड करेंगे तो उसकी माप करने के बाद टैक्स डिसाइड करेंगे, और इस पद्धति को कहा जाता था मसाहत या मुक्ताई पद्धति। और इसी को फिर आगे जाके शेरशाह सूरी ने यूज किया था। मुहतसिब, धार्मिक मामलों का अधिकारी, ठीक है, धर्म के मामले में जितने भी मैटर होते थे सब ये देखता था। मीर बहर, नौसेना अधिकारी, नेवी का सबसे बड़ा ऑफिसर। काजी, न्यायाधिकारी। और दीवान ए रसालत, देखो आपको बताया था दीवान ए रियासत, तो दीवान तो आपका था बाजार नियंत्रण, और यह है रसालत। तो दीवान ए रसालत बेसिकली विदेश विभाग, अधिकारी नहीं है, विदेश विभाग है, ठीक है, मतलब जो अन्य राज्यों दूसरे देशों के साथ संबंध मेंटेन करेगा। इंशा ए मुमालिक, पत्राचार अधिकारी, ठीक है, ये पूरा डाक जितनी भी आती थी और जाती थी उन सबको मैनेज करता था।
खालसा भूमि, जो राज की भूमि मतलब राजा के अंडर में जो भूमि होती थी उसको बोलते थे खालसा भूमि। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह था सी पोर्ट, दैट वाज देवल एंड इट वाज इन गुजरात। ठीक। अबवाब, अबवाब का मतलब होता है सेस, अतिरिक्त कर, कर के ऊपर कर। एक तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अलावा जो कर हम सरकार को पे करते हैं उसको बोलते हैं सेस। ठीक है, लेकिन ये टैक्स कुछ स्पेशल लोगों से लिया जाता है जिनकी इनकम एक लेवल से ज्यादा होती है। तो दिल्ली सल्तनत में भी ये चीज थी और इसको कहा जाता था अबवाब। ठीक है, अब बाब नहीं है, ये अबवाब है। अब वाब, अबवाब। ठीक है, अतिरिक्त कर। और इस अबवाब को जो पे करते थे, जो चुकाते थे, उनको कहा जाता था फवाजिल। तो फवाजिल का मतलब जो इस अबवाब को चुकाते थे या पे करते थे। दीवान रियासत आपको बताया दिया था मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो कि कैसे रही होगी। दोस्तों ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत थी जो, ये दो संस्कृति का टकराव था। मुस्लिम्स आए थे, ठीक है, ईरान से, मंगोलिया से, उनका कल्चर अलग था, महिलाओं की स्थिति अलग थी, समाज अलग था, खान पान अलग था, रहन सहन अलग था। और जो इंडिया में, हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था बाकी लोगों से। तो जब ये संस्कृति का टकराव हुआ तो क्या ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो हिंदू थे वो मुस्लिमों को कहा करते थे आपका, सॉरी, जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं को कहा करते थे आपका काफिर। काफिर का मतलब होता है कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता। और जो हिंदू है वो मुस्लिमों को कहा करते थे, शब्द यूज करते थे, दैट इज मलेच। ठीक है, तो मलेच है, मलेच मतलब बहुत तुच्छ, गलीच। तो जो हिंदू है वो मुस्लिम्स को बोल रहे हैं मलेच, और जो मुस्लिम है वो हिंदू को बोल रहे हैं आपके कि ये तो काफिर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक, लेकिन हिंदुओं के अंदर थी, मुस्लिमों इसका कोई मतलब नहीं था। मंदिरापान शराब आम बात थी, हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी। खान पान मांसाहार शाकाहार दोनों प्रकार के थे। जहां तक स्त्रियों की दशा की बात है तो गैर मुस्लिम हिंदुओं में सती प्रथा थी, विधवा विवाह के ऊपर प्रतिबंध था, बाल विवाह होता था, दहेज प्रथा भी थी और इनकी शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध था। तो मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वहीं से महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट हमारे मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स में से 3 तलाक की प्रथा थी, पुरुषों को 4 शादी करने की अनुमति थी, पर्दा प्रथा थी, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध था, उच्च पदों पर महिलाओं को नहीं बैठाया जाता था, दरगाहों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुल मिला के जो महिलाओं की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं थी दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में कुछ किताबें जो इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछता है, जैसे फतवा ए जहादारी, हसरतनामा और सनाई मोहम्मदी। इन तीनों किताबें लिखी हैं जियाउद्दीन बर्दी। तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सरहिंद का रहने वाला था तो सरहिंदी। हकाइक हिंदी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी। अतर उल आशकीन, गेसुराज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अतर उल आशकीन गेसुराज ने लिखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ तक जो हमने आज कवर की है पूरी की पूरी। अब दिल्ली सल्तनत में ही स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, और दिल्ली सल्तनत में ही स्थापना हुई थी बहमनी साम्राज्य की। और यहीं पर आया था, आपको पता होगा, सूफी आंदोलन। और सूफी आंदोलन के साथ साथ आया था भक्ति आंदोलन। तो कल सबसे पहले सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, फिर भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, और दोनों के दोनों टॉपिक कल को खत्म कर देंगे। ठीक, फिर विजयनगर और बहमनी, और उनको खत्म करने के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा मुगल साम्राज्य। और फिर मुगल में ही धीरे धीरे आपके बीच में ही मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी कल।